हेलो कायनातीस। आज मेरे साथ प्रोफेसर हैं सलीम अली। आज मैं अभी उनका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सलीम अली। वालेकुम अस्सलाम सलमान। अम, तो ये एक अनयूजुअल चीज होती है कि जब प्रोफेसर्स की बात करते हैं, रिसर्चर्स की बात करते हैं, एकेडमिक्स की बात करते हैं कि हम उनको डिफाइन नहीं कर सकते कि वो किस फील्ड में हैं। मैं क्योंकि हैम्पशायर कॉलेज में हूं तो मैं अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है हैम्पशायर कॉलेज में भी बहुत ज्यादा इंटरडिसिप्लिनरी या ट्रांसडिसिप्लिनरी चीज होती है, लेकिन प्रोफेसर सलीम जो हैं वो एम्बॉडी करते हैं इस चीज को। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि आपको पता चलेगा कि इनकी ब्रेथ क्या है और आज हम किस सिलसिले में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रोफेसर सलीम अली जो हैं, उनकी पैदाइश तो यहाँ पर थी मैसाचुसेट्स में, तो जहाँ पर मैं हूँ, लेकिन उसके बाद वो पाकिस्तान में पले बड़े, वो ऑस्ट्रेलिया में भी रहे। उनकी बैचलर्स डिग्री जो है वो केमिस्ट्री में है टफ्ट यूनिवर्सिटी से, और फिर एनवायरमेंटल पॉलिसी और प्लानिंग में उनकी मास्टर्स और पीएचडी थी येल और एमआईटी से। आजकल वो उनकी जो प्रोफेसरशिप है वो ब्लू एंड गोल्ड डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसरशिप है इन जियोग्राफी एंड स्पेशल साइंसेस, यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में। और ये ऑनररी प्रोफेसर भी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। अब मैंने आपको ये बहुत सारी चीजें बता दी, लेकिन अभी उनका इंट्रोडक्शन अभी खत्म नहीं हुआ। मैं ये भी बता दूं कि ये नेशनल ज्योग्राफिक के एक्सप्लोरर भी हैं, इनके जो है ऑफिशियल वहां पे इन्होंने जो है 150 कंट्रीज, और अभी पता चलेगा कि शायद वो उससे ज्यादा बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, ये दुनिया की 150 मुल्कों से इन्होंने ट्रैवल किया है। ये फेलो हैं रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स एंड रॉयल सोसाइटी जियोग्राफिकल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम में, और इसके अलावा वगैरह वगैरह। मगर आज जिस सिलसिले में हम बात करना चाहेंगे वो इनकी किताब है जो अभी इसी महीने छपी है, जिसका नाम है अर्थली ऑर्डर, हाउ नेचुरल लॉज डिफाइन ह्यूमन लाइफ। तो प्रोफेसर सलीम अली, खुश आमदेद। खुश आमदेद जी सलमान, थैंक यू फॉर दैट। बहुत ही आपने मेरा जो इंट्रोडक्शन किया, आई थिंक इट्स टू जेनरस, बट शुक्रिया। अच्छा, तो लेट्स डाइव इनटू इट, क्योंकि आपकी जो किताब है, अगर मैं ये कह सकूं कि जिस तरह आपका जो बैकग्राउंड है उसके सिलसिले में भी, और एक लिहाज से आपका जो डिसिप्लिन है, ब्रेथ, आपकी जो किताब है वो टाइमली है, क्योंकि ये है कि हम जमीन के ऊपर जो इश्यूज हैं हम उनको किस तरह से डील करें। और मैं भी आपसे कहूंगा कि आप उसको समराइज करें, लेकिन जो मुझे जो परसेप्शन लगी वो ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हम एक डिसिप्लिन, एक चीज के जरिए हम सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि हमें जो है एक बड़ी पिक्चर लेना जरूरी है, जिसमें खाली साइंस नहीं बल्कि सोशल साइंस, पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह, आपको एक इंटीग्रेटेड एक लिहाज से व्यू चाहिए। तो आप किस तरह से, अगर आपसे पूछेंगे आप अपनी किताब को समराइज करें, जो कि मैं कहूंगा कि मुश्किल काम है क्योंकि बहुत सारे उसमें फैसिनेटिंग चीजें हैं, तो आप बताएं कि आप किस तरह से इस प्रॉब्लम को देखते हैं। जी, तो ये इस किताब का जैसे कि उन्वान है अर्थली ऑर्डर, जिसे आप कह सकते हैं कि भाई दुनिया का कायदा या जो तवाज़ुन है कायनात के अंदर, उसको आप किस तरह ऑपरेशनलाइज करते हैं, आप उसको किस तरह बुनियादी तौर पे समझते हैं, और फिर उसी हवाले से हम अपनी जिंदगी को एक राह पे चलाएं जिसके साथ हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा सकें। जैसे आजकल अक्सर बात होती है कि जी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, यूनाइटेड नेशंस ने शुरू किए हैं, तो ये एक बहुत ही गहरी कॉन्वर्सेशन है जो चल रही है सारी इंटरनेशनल लेवल पे। तो इस किताब का जो मकसद है वो ये है बेसिकली कि आप सबसे पहले तो बुनियादी जो एक तालीम है ऑन द लॉज ऑफ नेचर जिसे कहेंगे, जो कि आपके मेरे ख्याल है बहुत कॉन्वर्सेशंस इस मामले में हो चुकी हैं कायनात की चाय पे, जो बेसिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है,
उसकी जो नॉलेज है वो आपको ऐसे तरीके से दी जाए जो आपके लिए रेलेवेंट हो। तो मैंने वो किताब को इसी तरीके से लिखा है कि लोगों को, और इसका जो गोल है वो है व्हाट आई से कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस से एनवायरमेंटल लिटरेसी की तरफ हमने जाना है। अवेयरनेस तो है सबको, अब क्लाइमेट चेंज और ये चीजों का सबको पता है, आपको ट्विटर भी देख लें तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से ये बात चल रही है, मगर जो फाउंडेशनल नॉलेज है ना, लोगों को पता चले कि भी टिपिंग पॉइंट्स, अब जिस तरह हम कहते हैं कि भाई अगर आप एक कोई भी नेचुरल फिनोमिनन है उसमें अगर आप एक लेवल तक जाएं, चेंज करें, और वो फिर एकदम से क्यों बदल जाता है और फिर वो इरिवर्सिबल रिएक्शन क्यों हो जाता है, उसकी क्या वजूहात है, ताकि लोगों को वो सारी फाउंडेशनल नॉलेज अगर आएगी तो मेरा ख्याल है कि हम जो इस मामले में ज्यादा आसानी से एक तज्जिया भी कर सकेंगे और उसके साथ डिसीजंस कर सकेंगे, फैसले कर सकेंगे कि भाई हमने अपना कोई भी क्लाइमेट चेंज के हवाले से देख लें, कि एनर्जी पॉलिसी के हवाले से देख लें, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर पॉलिसी, सारे जो डिफरेंट डिसीजंस हैं वो हम बेहतर कर सकेंगे। सो इसका किताब का जो एक, अगर इसको मैं इसका खुलासा दूं, उसकी समरी दूं, तो वो ये है बेसिकली दैट वी नीड टू मूव फ्रॉम, जिसे कहते हैं ना वर्ल्ड ऑर्डर, पॉलिटिक्स में अक्सर बात होती है कि जी ये एक आलमी निजाम है, आप उससे अर्थली ऑर्डर की तरफ मूव करें जो कि विच इज बेस्ड ऑन मोर साइंटिफिक फाउंडेशंस। So that's why the book is divided into 3 parts. पहला हिस्सा है natural order, सेकंड हिस्सा है सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, एंड तीसरा हिस्सा जो है वो है पॉलिटिकल ऑर्डर। एंड मैंने ये लिखी किताब इसीलिए क्योंकि मैंने 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ सस्टेनेबिलिटी साइंस, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर दिए हैं, और कोई मुझे किताब ऐसी नहीं मिली जो ये तीनों एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्डर को कनेक्ट करे। आपको बहुत सारी नेचुरल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस की मिल जाएंगी किताबें, एनवायरमेंटल पॉलिसी की मिल जाएंगी, मगर ये जो कनेक्टिविटी है और गोइंग बैक टू द लॉज ऑफ नेचर, फाउंडेशनल एस्पेक्ट्स पे, और इस पे मुझे बहुत मेहनत इसलिए करनी पड़ी क्योंकि हालांकि मेरी अर्लियर डिग्री केमिस्ट्री में थी, मगर वो बहुत ही रस्टी हो गई थी, एंड आई हैड टू रियली गो बैक एंड अंडरस्टैंड व्हाट हैव बीन द न्यू डेवलपमेंट्स इन थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड ट्राइंग टू वो सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि उसके बगैर आप वो फिर जो है ना एक खोखली सी आपकी तालीम होती है। और वो जो एक और चीज जो मैं बड़े, मेरा जो फेवरेट एक ऐसे है अलेक्जेंडर पोप का ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो इट वाज रिटन इन द 18th सेंचुरी, उसकी एक लाइन लोगों को याद रहती है, वो अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, कि जो है ना आप अगर एक तालीम एक शोबे में किसी चीज में भी अगर शैलो रखेंगे तो वो आपको एक्चुअली ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी बनिस्बत ये कि आप उसको अच्छी तरह समझे। तो इसीलिए आप जैसे कह रहे हैं किताब जरा लंबी है और काफी उसमें गहराई है, मगर मैंने कोशिश की है कि इसे लिखूं ऐसे तरीके से कि ये एक्सेसिबल हो। और इस सिलसिले में भी मुझे बड़े, इसमें जो नेशनल ज्योग्राफिक का आपने जिक्र किया, उन्होंने बहुत हेल्प किया, बिकॉज एक राइटर्स सर्कल था जिसके थ्रू मैंने इस किताब की जो लैंग्वेज है उसको टेस्ट किया कि भाई ये इज इट एक्सेसिबल बट इट्स नॉट डमिंग इट डाउन आल्सो। तो ये इसका है खुलासा। नहीं तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि बाय द वे मैं थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दूं, मेरे ध्यान में जो किताब के बाद जो लफ्ज आता है वो एम्बिशियस है, लाइक आपका जो है एक लाइक बड़ा स्कोप है, जो कि एक अच्छी चीज है। बल्कि आपने जिक्र भी किया जेरेड डायमंड का मिसाल के तौर पे, लाइक उनकी जो किताब थी गन्स, जर्म्स एंड स्टील, वो एक बड़े एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट के हिसाब से थी, और जिसमें दोनों चीजें होती हैं, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, क्योंकि वो एक लिहाज से इट आल्सो ओपन्स यू अप टू क्रिटिसिज्म फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, राइट। और मेरे लिहाज से जब मैं आपकी किताब पढ़ रहा था तो उसमें इतनी मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स हैं कि यू कैन एक्चुअली गेट इनटू दैट, लाइक वाओ ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और फिर उसको दूसरे उसमें तो एम्बिशियस जो है वो आई थिंक सही लफ्ज है उसके लिए। तो अगर हम खास तौर से बात करें साउथ एशिया या पाकिस्तान के हिसाब से, और आपकी और मैं ये भी मेंशन कर दूं कि इस किताब के जो प्रोसीडिंग्स हैं वो एक्चुअली क्लाइमेट लिटरेसी जिसका आपने जिक्र किया, ये उसकी डायरेक्शन में जाएंगे, खासतौर से डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए।
जी बिल्कुल, वो इट तो इज अ लेबर ऑफ लव। मैं इसमें कोई मेरा ये नहीं गोल कि मैं पैसे बनाऊं, मैं सब डोनेट कर रहा हूँ रॉयल्टीज, व्हिच इज अनयूजुअल एक्चुअली फॉर ऑथर्स। इवन ऑथर्स हु आर वेरी वेल ऑफ एंड आई एम नॉट दैट वेल ऑफ, बट आई जस्ट फील दैट दैट इज a duty I have. I'm still far more privileged than most academics in the developing world. So तो inshallah देखें। नहीं, जबरदस्त। तो आप ये बताएं कि और ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है, और मुझे पता है कि आप जो है उससे भी कि इसको हम किस तरह से फ्रेम करें, क्योंकि क्लाइमेट अवेयरनेस और लिटरेसी की बात कर रहे हैं कि हमारी जो फोकस है वो बिल्कुल नैरो नहीं होनी चाहिए कि हम खाली बात करें कि ग्लोबल वार्मिंग के सिलसिले में मिसाल के तौर पे, बल्कि एक जी जी बड़े स्केल पे बात। तो पाकिस्तान और साउथ एशिया इन जनरल, आई थिंक हम लोग जो हैं वो एक लिहाज से, खैर अब तो पूरी दुनिया ही फ्रंट लाइन हो गई है, लेकिन साउथ एशिया जो है वो एक फ्रंट लाइन है क्लाइमेट चेंज की वजह से, खास तौर से जो वाटर, पानी की जो स्केर्सिटी है उसका मसला, राइट। आई मीन जो कुछ भी होगा, आई मीन अगले कुछ सालों में वो एक बड़ी सीरियस चीज होगी। तो जी। आप, क्योंकि आपकी जो अप्रोच है वो बड़ी सिस्टम्स अप्रोच है कि आप खाली एक चीज को नहीं देखते, बल्कि आप एक ग्लोबल उसमें देखते हैं कि इन चीजों को किस तरह से सिस्टम वाइड देखें। तो आप किस जी तरह से देखते हैं कि साउथ एशिया का मुस्तकबिल इस सिलसिले में वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, और उसके सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं? साउथ एशिया में देखें जी, बहुत सारे जो अनासर हैं जिसकी वजह से ये कह सकते हैं वल्नरेबल एरिया है। खास तौर पे एक तो हमारी पॉपुलेशन के आबादी के हवाले से जो ग्रोथ रेट है, अब वो उसके आबादी के ऊपर भी इन्वायरमेंटल काफ़ी डिबेट रही है कि भाई ये अक्सर कहते हैं कि जी अमीर ममालिक हैं उनके आबादी कम है मगर वो रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मगर बुनियादी तौर पे ये तो हमें समझना पड़ेगा ना कि आबादी अगर आप उसको एक करामत तरीके से उन लोगों को, जैसे ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, उनको लेबर फोर्स में नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकते, तो रादर देन बीइंग एन एसेट दे कैन बी अ लायबिलिटी। सो वो इट्स बहुत ही उसमें फाइन लाइन है। तो एक तो वो साउथ एशिया के हवाले से, और इसमें एक किताब में चैप्टर है ऑन इश्यूज अराउंड पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक ऑर्डर, कि वो किस तरीके से हम, वो एक बैलेंस है, there's a sweet spot between having too many people and too few people, right? So वो figuring that out, because वो अक्सर जो अब कॉन्वर्सेशन होती है साउथ एशिया में वो ये हो जाती है कि जी ये कौन होते हैं हमें कहने वाले, और हम ये तो एक कुदरत का निज़ाम है, और जब आबादी को रोकने का, सो ये डिबेट पोलराइज हो जाती है, रादर देन उसको आप एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से साइंटिफिकली देखें कि भाई वो जैसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, के वाकई अगर आबादी बढ़ रही है और अगर अच्छी तरह उन ह्यूमन कैपिटल को इस्तेमाल किया जा रहा है तो बहुत अच्छा है। मगर अगर हम नहीं कर सकते हैं फॉर वॉट एवर रीजन, तो फिर वी नीड टू थिंक थ्रू दैट। एक तो वो साउथ एशिया का खास तौर पे पहलू है क्योंकि तकरीबन पूरी दुनिया की आधी आबादी अब चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये साउथ एंड ईस्ट एशियन रीजन के अंदर है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक एंड इट्स ग्रोइंग स्टिल इन पाकिस्तान, एंड खास तौर पे अमंग साउथ एशियन कंट्रीज पाकिस्तान का ग्रोथ रेट इज स्टिल हायर देन द एवरेज। सो एक तो ये है। दूसरा जो है इसका पहलू साउथ एशिया के हवाले से एनर्जी पॉलिसी में, मैंने कुछ उसमें किताब में भी जिक्र किया है कि हमारी, और ये ग्लोबल प्रॉब्लम है कि एनर्जी पॉलिसी इज नॉट सिस्टम्स ओरिएंटेड। अभी आप यूरोप में देख रहे हैं, जस्ट पिछले हफ्ते यूरोप ने डिसाइड किया, पार्लियामेंट ने, यूरोपियन पार्लियामेंट हैज वोटेड टू अलाउ न्यूक्लियर एनर्जी एंड नेचुरल गैस टू बी लेबल्ड एज environmentally sustainable economic sources of energy. Now, ये क्यों किया? पहले उन्होंने सारी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बंद करने का प्लान कर दिया था अब से 4-5 साल पहले। अब वो रशिया के इन्वेजन की वजह से सारा कुछ बदल गया है उनकी पॉलिसी को, बिकॉज दे नेवर हैड अ सिस्टम्स अप्रोच। आप अगर देखें, आपने एनर्जी डिलीवरी करनी है तो यू हैव टू गो बैक टू द लॉज ऑफ नेचर, यू हैव टू गो बैक टू बेसिक फिजिक्स कि भी हाउ इज एनर्जी गोइंग टू बी डिलीवर्ड इन द वे वी वांटेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। उसके लिए आपको बेस लोड पावर चाहिए। उसके लिए बेस लोड पावर के लिए आप, सोलर और विंड बहुत अच्छे हैं मगर सोलर एंड विंड कैन नॉट प्रोवाइड बेस लोड पावर विदाउट बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड हाउ डू वी गेट बैटरीज? Batteries are only possible if we are able to get a lot of materials and metals which go into that infrastructure.
उसके लिए भी नहीं, तो वो उन्होंने वो प्लानिंग ही नहीं की, और उसमें एकदम से वो फुकुशिमा का इंसिडेंट हुआ, इमोशनल रिएक्शन हुआ, एंड वो जो पॉलिटिकल ऑर्डर था इट वाज नॉट इन सिंक विद नेचुरल ऑर्डर। अब पाकिस्तान में और इंडिया में भी यही हो रहा है कि वो they are making decisions based on local politics, which is often divorced from the constraints of natural order. So this is just one example, but we keep seeing this with a range of issues in which development paradigms एकदम से उनके ऊपर लोग एक चीज को एक फैशन सा बन जाता है, और फिर उसके गिर्द वो सारी कॉन्वर्सेशन जाती है। अब दरख्त उगाने का था पिछली हुकूमत में हमारे, अच्छी बात है आप दरख्त लगाएं, मगर दरख्तों का भी एक पूरा सिस्टम कनेक्शन है, किस किस्म के दरख्त लगा रहे हैं, उसका क्या असर होगा, कहाँ से पानी आएगा, अगर आप यूकलिप्टस लगा रहे हैं उसका और असर होगा। मगर ये कहने कि बस अब जी दैट इज द सोल्यूशन, सारा कुछ उसी के गिर्द हो गया। वैसे हम लोग इस चीज में गिल्टी थे। जब मैं कराची में पला बड़ा 80s में, तो उस जमाने में यूकलिप्टस जो है लेट 70s और अर्ली 80s में वो बड़े फैशन में आए थे, और वो लगा दिए। और आई मीन उसकी कोई तुक नहीं थी, क्योंकि वो जो है वो तो पानी खा जाते हैं, वो घास वास सारा से जो है, तो उसके बाद फिर काटे तो हाँ जी। उसमें भी कि क्या चीज, किस चीज की कमी है, किस चीज की ज्यादती। तो मैं आपसे अगर एक सवाल इस सिलसिले में पूछूं कि आई मीन एक जो मसला आता है, आपने कहा कि सिस्टम्स अप्रोच हो कि खाली लोकल ना हो, मगर ऑन दी अदर हैंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बड़ी लोकल स्पेसिफिक होती हैं, राइट? सो देयर इज अ बैलेंस समवेयर इन देयर। तो अब आपने जिस तरह से बात की न्यूक्लियर पावर की, आई नो कि आप उसके जो है, आई मीन एंड आई थिंक आई एक्चुअली एग्री विद यू कि वो एक लिहाज से हमें लाइक बेहतर तरीका हो सकता है ओवरऑल। उसमें तो मैं दो चीजें आपसे पता करना चाहता हूँ। अलग अलग सवाल हैं। एक तो न्यूक्लियर वेस्ट का, आई मीन वो एक इशू है कि क्योंकि वो लंबे अरसे में उसका क्या होगा। और दूसरा सवाल यह है कि आपने जिस तरह बैटरीज की बात की, और इस किस्म, और इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं अब वो पॉपुलर भी होती जा रही हैं साउथ एशिया में अगर आप हो, राइट? एक लिहाज से यू आर स्टक, क्योंकि ये जो ट्रेंड्स आते हैं या जो डिमांड आती है वो आती है कहीं और से, राइट? आई मीन इलेक्ट्रिक कार्स के जो है वो जो है वो अमेरिका में बन रही हैं या वो यूरोप में बन रही हैं, हमारे अपने पास वो कंट्रोल नहीं है। तो जब हम सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, आई मीन एक तो हम लोकली सोच, कुछ जो रिक्वायरमेंट्स है वो लोकल है, मगर जो डिमांड आती है वो ग्लोबल उससे आती है, तो उसमें हमारे पास कंट्रोल नहीं होता। तो ये दो अलग अलग सवाल है। मेरी माजरत की मैंने आपसे आप मुख्तलिफ सही डायरेक्शन वो के कह सवाल रहे हैं। पूछ लिए। वो एक तो आपने जो बात की है ना कि वो आपने किस स्केल के ऊपर ऑपरेट करना है, अब वो हर यू आर ऑलवेज ऑपरेटिंग ऑन मल्टीपल स्केल्स, इसीलिए लोकल गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल एंड फेडरल, वी डोंट हैव अ ग्लोबल गवर्नमेंट व्हिच इज समथिंग द बुक टॉक्स अबाउट। उसके फाइनल चैप्टर में टॉक, उसमें डिस्कशन है अर्थ सिस्टम्स गवर्नेंस का भी। बट वो जो चीज है ना उसको मैं कहता हूँ फंक्शनल ऑर्डर। यू कैन हैव, आप एक डिफरेंट नेस्टेड लेवल्स पे ऑपरेट कर सकते हैं, और वो आप एज लॉन्ग एज उनकी कम्युनिकेशन है डिफरेंट लेवल्स की विच इज इफेक्टिव, एंड अल्टीमेटली एक जो लोकल लेवल पे मैनेजमेंट इशू है, मैनेजमेंट का तो डेफिनेटली वो करना है आपने, मगर जो आपकी लार्जर विजन ऑफ प्लानिंग एंड रिसोर्स एक्सेस है, दैट हैज टू बी डन एट द सिस्टम्स लेवल। So city governments हैं, no doubt cities they need to figure things out at that local level, मगर उनकी जो conversation है with the larger suburban community, the rural community, migration issues हैं, all of that जिसे हम कहते हैं complex adaptive systems हैं, और वो उसके लिए there is actually very good science to help us figure that out. Complex system science एक पूरा field है, न्यू मैक्सिको में Santa Fe Institute है, which have looked at how these kinds of interactions work at scales. And उन scales को, there are what we call power laws, which operate कि जी local scale से higher and upper scales पे क्या चीज आप transfer कर सकते हैं और क्या नहीं होती appropriately. So एक तो ये उसका पहलू है। दूसरा जो आपने कहा कि कंट्रोल नहीं है, वो बिल्कुल सही है कि आप जो हमारी गवर्नेंस का निज़ाम है वो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे तो बिल्कुल
वो इस चीज को, सिस्टम्स थिंकिंग को नहीं अप्रिशिएट करता। एंड उसी वजह से ये किताब लिखी गई। और क्योंकि मेरा अक़वाम मुत्तहिदा के साथ भी ताल्लुक रहा है, मैं यूनाइटेड नेशंस के 2 पैनल्स पे सर्व करता हूँ, इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल, and I also serve on the science panel for the Global Environment Facility, which is a multilateral trust fund which supports all the major environmental treaties. तो वहाँ भी अक़वाम मुत्तहिदा के पास भी बहुत लिमिटेड गवर्नेंस अथॉरिटी। इनफैक्ट जो सॉवरेंटी का प्रिंसिपल है, वो उसकी वजह से वो इट्स नॉट अ ग्लोबल गवर्नमेंट बाय एनी मीन्स। और मैंने इस सिलसिले में एक्चुअली किताब में, ताकि जनरल पब्लिक के लिए ये थोड़ी ज्यादा आई वुड होप दिलचस्प हो, वो मैंने इसमें साइंस फिक्शन का भी हवाला दिया है कुछ के। अगर आप देखें स्टार ट्रेक है जिस तरह, उसमें उनकी वन ऑफ द मिथोलॉजीज ऑफ स्टार ट्रेक इज कि ग्लोबल गवर्नमेंट बनती है। यू नो, स्टार ट्रेक मिथोलॉजी में देयर आर नो कंट्रीज। एंड वो जीन रॉडनबरी की विजन ये थी कि स्टार ट्रेक का वो एक दौर आएगा जो अभी नहीं है, मे बी, और दैट्स अ पॉजिटिव विजन फॉर मे बी अ सेंचुरी लेटर, वेयर people would recognize that we need to have some form of international governance which has some depth and teeth, you know, where it can make a difference. वो नहीं है। तो देखिए वो, और उसका भी मैंने फिर बड़ी केयरफुली किया है कि ये भी नहीं कि वो यूटोपियन किस्म का व्यू आ जाए, कि उसमें मैंने ये कहा है बल्कि कि जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स की भी फंक्शनैलिटी है। एक चैप्टर है 9 which deals with borders and order, कि बॉर्डर्स का क्या निजाम है। ये भी नहीं कि बॉर्डर्स नहीं होने चाहिए बिल्कुल, बिकॉज इवन व्हेन यू हैव सम ग्लोबल गवर्नेंस, बॉर्डर्स सर्व अ पर्पस। व्हेन यू हैव अ पैथोजन लाइक एबोला का आप देखें, जो एबोला could have become a global pandemic. Why did it not? Because they were able to contain it to 3 countries due to hard borders. Now, that doesn't work with everything. It didn't work with COVID because of the nature of the virus. And that's where we go to the natural order and figure out कि क्या specificities हैं. So, वो जो है ना निज़ाम of scale, कि कहाँ border functionality होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, कहाँ international governance of scale पे है, there are ways in which we can resolve it. But अभी तक तो वो conversation भी constructively नहीं engage हुई. The only area where it has been engaged is with trade, with economic issues. But environmental issues पे it has not been done at all meaningfully. मगर that may be the issue, right? कि क्योंकि trade के ऊपर बात हुई है, मगर क्योंकि more वो जो capitalist perspective से, right? Yes. कि आप जो है open trade करें, जो कि जिसकी वजह से ये जो global inequity है एक लिहाज से वो और बढ़ गई है, like पिछले 30, 40, 50 साल में। तो अगर हम क्योंकि साइंस फिक्शन वाली आपने बात की, तो मगर 50s और 60s में कोल्ड वॉर भी थी, लेकिन एक विजन थी। यूनाइटेड नेशंस पे जब शुरू हुई थी, वो एक ऑप्टिमिस्टिक एक लिहाज से, उसके लिहाज से शुरू हुई थी वो, तो उसके बाद उसकी जो है कोई इफेक्टिवनेस खत्म हो गई। लेकिन इवन 60s तक एक ये ख्याल था, ये जो आइडियाज थे कि ग्लोबल गवर्नेंस हो सकती है इफेक्टिवली। इसी तरह से मुख्तलिफ साइंस फिक्शन में ये भी था कि अगर एलियंस अगर आ गए तो अर्थ जो है, जमीन जो है वो यूनाइटेड हो जाएगी। ट्वाइलाइट जोन की एपिसोड्स भी थी कि एलियंस आते हैं तो एक लिहाज से वो इंसानियत को यूनाइट करने के लिए आते हैं, और न्यूक्लियर आर्म्स के सिलसिले में कि न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करें वगैरह वगैरह। तो आपका ख्याल, आई मीन आई नो कि आपकी बुक में तो आप स्पेसिफिकली इसकी बात करते हैं, लेकिन जो ट्रेंड है, अगर आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्या वजह है कि वो जो ऑप्टिमाइज्ड या एक लिहाज से उस किस्म की यूटोपियन विजन थी एक वन गवर्नमेंट की, वो अब नहीं है? आई मीन अब अगर बात करते हैं, आई मीन आप तो कहना चाह रहे हैं, तो क्या? हाँ जी नहीं, वो उसमें कुछ जो पेशरफ्त हुई थी वो यूरोपियन यूनियन की एस्टैब्लिशमेंट थी। आई मीन दैट इन इटसेल्फ वाज अ ह्यूज अकम्प्लिशमेंट, क्योंकि ये वही ममालिक थे जो अब से कुछ एक लाइफ टाइम के अंदर, 30-40 साल पहले they were at war with each other, and now they had, under the Schengen Treaty there are still no borders among many of these European countries. अब उसमें उतार चढ़ाव रहा है, अभी बीच में पॉपुलिज्म हंगरी में आ गया, कुछ ममालिक में आगे भी ब्रेक्सिट हो गया, मगर वो जो ब्रॉडर यूरोपियन यूनियन की विजन थी वो it could be a prototype for some kind of global governance mechanism which is also recognizing differences. और वो एक actually Catholic Church का principle है subsidiarity, which is that you try to
operate at the lowest scale on which it is practically possible. बड़ी इसमें भी book में मैंने उसका discuss किया, जो European Union की जो Maastricht Treaty थी, which established the ruling order for the European Union, was based on the principle of subsidiarity. So I think कि वो prototyping के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है for some kind of future global order. But the biggest problem in that is trust. And trust is a very, amorphous concept. आप trust को अगर भरोसा किसी पे करने के लिए आपको एक जो क्या चीजें हैं जो वो एक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाती हैं, तो वो अगर आप देखें, मेरा उसमें जो आर्ग्यूमेंट है कि अगर हमें फाउंडेशनल नॉलेज हो एनवायरनमेंट के बारे में, हमारी कंस्ट्रेंट्स के बारे में, दैट इन इटसेल्फ कैन फॉस्टर ट्रस्ट. और एक और जो मेरा एरिया ऑफ रिसर्च है इन एनवायरमेंटल पीस बिल्डिंग, और what I have argued in some of my work on environmental peace building is that हमने वो realization ही नहीं होने दी है कि natural resources की जो constraint है, ultimately they would bring us together in that regard, because it's always been thought of as low politics, और इसलिए क्योंकि हमारे resources की इतनी abundance थी that we were not even worried about it. और इसमें I mean एक लिहाज से और कुछ लोग इस पे नाराज हो जाएंगे, हो सकता है कि लेकिन ये क्या आई मीन आइडिया जिस तरह के यूरोपियन यूनियन के बाद कुछ लोगों का ख्याल था कि साउथ एशिया में भी एक लिहाज से हो सकता है कि फ्री ट्रेड सार्क जो था उसकी ओरिजिन्स थी कि शायद इस किस्म की चीज हो, मगर भरोसे वाली बात जो है वो ट्रिकी हो जाती है. लेकिन पॉजिटिव चीज ये थी कि अभी तक कम से कम कि वो जो इंडस वाटर ट्रीटी है जो पाकिस्तान और इंडिया जो है वो अभी तक रहे हैं, जंगें भी होती रही हैं, लेकिन एक लिहाज से वो पानी का अभी तक चलता रहा है. तो आपका ख्याल है कि उस किस्म की चीजें जो हैं वो कारामद आगे चल सकती हैं? इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना, वो इट इज नॉट अ साइंस बेस्ड अग्रीमेंट इन मेनी वेज, बिकॉज उसमें वो बेसिकली उन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड बैंक का जो नेगोशिएटर था वो आया, उसने कहा कि अच्छा 6 दरिया हैं, 3 इंडिया को दें, 3 पाकिस्तान को दें और डैम्स बना दें ताकि पाकिस्तान. इट वाज अ वेरी इंजीनियरिंग सोल्यूशन. इट वाज नॉट बेस्ड ऑन आप ये देखें कि भाई ये वाटरशेड है, रावी रिवर का जो वाटरशेड है उसके ऊपर क्या लाइफ सस्टेनिंग सिस्टम्स हैं, क्या वहां पे जो और मखलूकात हैं इंसानों के अलावा भी वहां जो रह रही हैं उनका क्या असर होगा डाउन, वो उस तरीके से. इट वाज नेवर मेंट टू बी अ साइंस बेस्ड इकोलॉजिकल एग्रीमेंट. सो एक तो मैं ये कहूंगा कि अगर कोई ऐसी ट्रीटी बाद रीनेगोशिएट हो, इट शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स which recognize कि political borders की अपनी जगह है, मगर natural systems will always defy ecological borders. एंड उन चीजों को पेश नजर रखते हुए आप फिर ये कर सकते हैं. सो वो जो है उसका एक तो 2 उसके प्रॉब्लम्स रहे इंडस वाटर ट्रीटी के. एक तो ये जो मैंने आपको बताया कि वो साइंस बेस्ड नहीं थी पर से, एंड देन द सेकंड इज के इट वाज कंसिडर्ड अ वेरी नीश अग्रीमेंट, एंड उसमें उन्होंने ये नहीं कोशिश की कि भाई इससे हम ट्रस्ट बिल्ड करें ताकि जो और मसाइल हैं वो हल हो सकें. वो भी नहीं किया गया. सियाचिन का बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि सियाचिन में वी हैड प्रपोज्ड कि साइंस के बेसिस पे इसको एक पीस पार्क बना दिया जाए, क्योंकि वहां पे ये बड़ी यूनिक एनवायरनमेंट है. इट्स एक्चुअली द वर्ल्ड्स सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन नॉन पोलर ग्लेशियर, एंड it's got very unique characteristics in terms of understanding climate change and so on. और वो उस पर काफी दोनों साइडों में एग्रीमेंट होने वाला था. There was, और उसके ऊपर बल्कि जो one of the Indian foreign secretaries, he has written a book about how close they were to an agreement. मगर फिर वो unfortunately, and part of it was because of this natural order, recognizing that, but the political operation came in on both sides and prevented that from happening. And I personally still think कि अगर उसको साइंस के बेसिस पे फोकस किया जाए तो ट्रस्ट बिल्ड हो सकती है और वो रिजॉल्व हो सकता है, बिकॉज एक्चुअली सियाचिन इज डीकपल्ड इन मेनी वेज फ्रॉम द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट. द सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड इन 1980s में. इट इज मच लेटर, एंड सो उसको अगर वाकई रिजॉल्व करना चाहें तो ये हो सकता है. सर क्रीक इज अनदर वन.
अब इंडस डेल्टा के ऊपर आपने कॉन्फ्लिक्ट की हुई है, which is going back to the 19th century. This is a very pristine ecosystem from a natural science perspective, very unique. You know, you've got a UNESCO biosphere reserve potential in that area, mangrove swamps, amazing place. आपने वो, और डिस्प्यूट क्या है कि जी रिवर चैनल का जो बीच में सर क्रीक है उसका बॉर्डर इज ऑन द बॉर्डर ऑफ द लेक या ऑफ द स्ट्रीम, और इज इट इन द मिडल. अब इतनी सी चीज पे डिस्प्यूट है, और ये कितना हिमाकत का आप सोचें मुजाहिरा है कि एक डेल्टा में स्ट्रीम एक जगह तो रहती नहीं, अब वो कॉन्स्टेंटली मूव करती है. अब the whole political system is divorced from the natural system and even recognizing that the thing is shifting. So ये इस किस्म के हमारे साउथ एशिया में आप सोचें ना कि हैं चीजें जो बड़ी इजीली रिजॉल्व हो सकती हैं अगर लोग इस पर थोड़ा सा जायजा करें, और ये जो ग्रैंड स्टैंडिंग है दोनों साइडों पे है उससे हटे. और that's what I call earthly order, you know, where you go back to the science, you have sensible science, and you link politics to that. And I'm not even talking about utopian things, just simple things like that. You know, और अगर कोई बड़ा यूनियन भी नहीं कह रहे हैं जी हो जाए अखंड भारत टाइप सिचुएशन, which is no one is arguing for that in I think any sensible way. There are people unfortunately on the political right in some cases who might be, but that's not what we're talking about. We're talking about very simple resolution of issues. नहीं, I love it. I mean ये जो आइडिया है, और एस्ट्रोनॉमी में तुम बात करते हैं कि यार जब आसमान है उस वहां पे तो बॉर्डर्स नहीं होते, एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो कम से कम आप बात कर सकते हैं आसमान तो एक ही जैसा नजर आता है ऊपर बगैर बॉर्डर्स के. मगर दिस इज अ फैसिनेटिंग आइडिया कि अगर वहां पे कंजर्वेशन पार्क्स हो, लाइक यू नो बॉर्डर के ऊपर जहाँ पे यूनिक इकोसिस्टम्स हैं नीचे इंडस डेल्टा में या सियाचिन के ऊपर एंड थिंग्स लाइक दैट. आई थिंक दैट्स अ ग्रेट, like really amazing idea, and so really appreciate that. And I have, you know, and the irony is I've talked to military professionals on both sides and both say that this is very sensible. आप उनसे प्राइवेटली बात करें ना तो कहेंगे बहुत सेंसिबल है, मगर वो जब मोमेंटम बाद में बन जाता है, और इसमें भी मैंने किताब में जिक्र किया कि ये क्यों होता है, how does populism happen, which leads to this kind of behavior which is then very irrational. You know, and that in itself deserves a lot of, in terms of how social order can corrupt political order in a way where decisions are made that are irrational. So वो भी एक बड़ा interesting area है. अच्छा, मैं अभी आखिर की तरफ क्लोजिंग की तरफ जाता हूँ, मगर एक सवाल जो मेरा पहले था मैं दोबारा से इसके ऊपर आ रहा हूँ क्योंकि आपका जो कुछ फोकस है वो न्यूक्लियर एनर्जी के सिलसिले में है, तो आप बताएं कि न्यूक्लियर वेस्ट का हम क्या करेंगे? हाँ, वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ. So एक तो पहले मैं वो I always say, you know, जो कार्ल सेगन कहता था कि I'm not interested in belief, I'm interested in knowing, though he took it to, I think, to an extreme. But I say the same. I don't believe in nuclear. I mean, I think that there's a lot of knowledge about nuclear power which convinces me that it is likely to be a more practical source for base load power currently. अब बाद में अगर कोई और technological advancements हो, that is fine. But so from again going back to the sense of natural order, you know, nuclear power is the most energy dense source of electricity delivery we can get, because for per unit material usage, it can deliver so much more, right? Compared to solar or wind or others. So for base, and it's reliable because it can provide power when you need it. You don't have to depend on exogenous factors जिन पे आपका कोई control नहीं है. और ये बने हुए हैं, like power plants वगैरह मौजूद हैं. जो power plants बने हुए हैं, खास तौर पे जो बने हुए हैं, उसमें भी दो debates हैं. एक ये कि जो existing power plants हैं, उनकी आप life extend करें, और फिर ये कि नए power plants हैं, वो अलग question है. So एक तो ये था कि भाई आप जो existing power plants हैं, उनकी life extend करें, which makes a lot of sense because अभी हमारे पास और baseload power के कोई और alternatives नहीं है. It's just basically baseload power के लिए या fossil fuels हैं, coal, natural gas and oil, or you have nuclear. Hydropower is also not entirely reliable for baseload power because of flooding and other things. You know, you don't know. Sometimes it provides a lot, sometimes it doesn't. So that's the case for nuclear on energy intensity. Now on the point of the waste, which is often brought up,
अब वहां भी आप नेचुरल ऑर्डर को देखें कि वेस्ट की जो प्रॉब्लम है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेचुरल साइंस इज यू वांट लो एंट्रोपी वेस्ट. Entropy जिसे कहते हैं the level of disorder in the universe, right? That's a simplistic definition, but it's one which is functionally adequate. That you want to have waste which you can have less disorder on, so you can manage it, right? One of the problems with fossil fuel wastes is precisely that it's very high entropy waste. बिकॉज आप किसी चीज को जब जलाते हैं तो वो जो सारे मुख्तलिफ गैसेस उससे निकलते हैं उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड दे आर कॉजिंग मच हायर लेवल ऑफ एंट्रोपी. Nuclear waste is very low entropy waste, even though it is hazardous. You know where it is, it's all there, right? And you can actually manage it that way. So from the point of view of, again, laws of nature and considering it in those contexts, it's a matter of managing it, right? And so low entropy waste is much easier to manage. And if you look at the record of nuclear power over 70 years, we have actually had a very good track record, both in terms of morbidity and mortality issues related to nuclear is less than for other sources of energy. Fukushima के लोग बात करते हैं, मैं वहाँ गया हूँ Sendai, I have visited, I have given a lecture actually in Sendai में Tohoku University में. वहाँ के अगर आप अभी 10 years हो गए फुकुशिमा के डिजास्टर को, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने लास्ट ईयर जो उनकी रिपोर्ट थी, जो सारा उन्होंने दे एनालाइज्ड ऑल द कैंसर इंसिडेंट्स जो लोगों ने people had brought up कि जी thyroid cancer incident, they concluded that essentially it caused no change in आप लोगों की हेयर से के अलावा इंटरनेट पे तो आपको हर चीज मिल जाती है, बट साइंटिफिकली दे कुडंट फाइंड एनी रीजन टू से कि भाई इसकी वजह से कैंसर रेट्स भी बढ़े. और अगर आप उसकी मोर्टेलिटी भी देखें, not one person died at the accident site from radiation exposure. All the people who died in the tsunami essentially. So मगर जो पब्लिक की परसेप्शन थी वो बिल्कुल रिवर्स, जो यूरोप के डिसीजंस हुए, मीडिया की मिसरिप्रेजेंटेशन, सो वो फिर उस वजह से न्यूक्लियर पावर की आप देख रहे हैं कि इतनी नेगेटिव व्यू है. सो आई एम नॉट प्रो न्यूक्लियर, आई एम जस्ट सेइंग अगर आपने अगर न्यूक्लियर नहीं करनी फिर क्या अल्टरनेटिव्स हैं, फिर नेचुरल गैस कर लें, क्योंकि नेचुरल गैस का मगर वो फिर क्लाइमेट चेंज, इफ क्लाइमेट चेंज इज सच अ बिग इशू देन नेचुरल गैस इज अ प्रॉब्लम. आई मीन बायोगैस और those are alternatives which are plausible. And then अगर वो भी नहीं करना, अगर आपने renewables पे सिर्फ करना है, फिर बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें. अब बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको कोबाल्ट चाहिए, निकल चाहिए, ये सारी चीजें I talk about, and that's my area of a lot of my empirical research is on materials and environmental conflicts around mining. तो फिर आप उस पे करें. अब वो कहाँ से आएंगे मेटल्स, उस पे अलग लड़ाई झगड़े पड़े हुए हैं. अभी सर्बिया में एक लिथियम माइन खुलनी थी, और सर्बिया इज अ वेरी sort of right wing country by European standards, but वो इतनी opposition हुई, so this was not some कि जी बड़े कोई liberal लोग उसे oppose करें. Even the right wing people were opposing the mine. तो आप फिर कहाँ से लाएंगे, वो materials भी नहीं आपने चाहिए, वो कह रहे हैं जी रिसाइकल कर देंगे. अब वो भी हमने we published a paper in Nature a few years ago. We looked at the material supply potential for metals recycling. You can't recycle if you don't have stock, right? वो भी नहीं करने दे रहे, तो फिर वो नहीं कहते हैं किथे जावा, वो हिसाब. Because basically the argument in the book is there's no free lunch in the universe. You will have to make trade-offs. Or environmentalism, and my heart is in the environmental movement. I have served on the boards of organizations like Lead Pakistan. I am a committed environmentalist in that sense of valuing nature, but environmentalism has become of late a very unrealistic utopian kind of ideology. And we have to confine environmentalism within the laws of nature also. So that's... Yeah, and I really appreciated your argument, क्योंकि जिस तरह अब यहाँ पे ट्रेंड आ जाता है कि इलेक्ट्रिक कार्स के सिलसिले में, बैटरीज के सिलसिले में लोग ये नहीं सोचते कि वो जो बैटरीज है वो कहाँ से आ रही है. तो फिर इलॉन मस्क कहता है कि यार हमारा जो क्या कहते हैं बैटरी जो है वो बोलिविया के नीचे है, हमारा मटेरियल वहां पर है, like we should get it, and so forth, right? I mean, so
ये भी एक कहीं बहुत ना बड़ा कहीं सा से तो करना है, या वो कर लें, मेरी तरफ से वो भी ठीक है। अगर हाँ, आपने न्यूक्लियर के बारे में बिल्कुल ही कहना है जी नहीं, तो फिर ठीक है, देन आई डू एग्री। दैट, बट यू हैव टू मेक चॉइसेस। अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज जो यूरोपियंस के साथ हुआ है, लास्ट मिनट पे पैनिक। अब वो पार्लियामेंट ने डिसीजन किया, रशिया उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है अब, एंड दे आर इन अ रियल फ्रेंजी बिकॉज दे हैड नो प्लानिंग फॉर इट। अच्छा चलें, आखिरी सवाल आपसे। आप जी अर्थली ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मगर क्योंकि ये कायनात का चैनल है तो आपसे मुझे पूछना ये है कि जब आप सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, राइट, और जी आप जमीन के सिस्टम की बात, नेचुरल ऑर्डर मगर जमीन के सिस्टम की बात कर रहे हैं, जी आप मुस्तकबिल में क्या देखते हैं, खासतौर से मरीख या मार्स के सिलसिले में? चांद पहले आएगा, चांद के ऊपर कॉलोनीज या जी क्या जी कहते हैं बेस, मगर मार्स सर्टनली। जी तो आप किस तरह से देखते हैं कि ये जो अर्थली ऑर्डर है वो आपकी विजन में वो सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी की तरफ किस तरह से जाएगा, और आप एज अ पॉजिटिव लाइट देखते हैं इस सिलसिले में, या हमें किन चीजों के बारे में हमें सोचना चाहिए जब, जी और मैं जब का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर नहीं, क्योंकि इंसान जाएगा तो आई मीन जी मुझे शौक है स्पेस एक्सप्लोरेशन का, मगर आई एम ऑल्सो हेजिटेंट, क्योंकि ये ना हो कि हम वही मिस्टेक्स जो यहाँ पे जमीन के ऊपर किए हम वही मिस्टेक्स हम उधर करें। तो आपके लिहाज से, जी सिस्टम्स के लिहाज से, अगर इंसान मार्स पर जाता है तो वो क्या चेंज करता है? आप किस तरह से देखते हैं मुस्तकबिल को? देखिए, पहले तो ये है कि आप रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो अगर आपने स्पेस एक्सप्लोरेशन करनी है, आपको ये देखना है कि भाई ये रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, नॉट जस्ट फॉर वैनिटी प्रोजेक्ट्स। यहाँ हम पहुंच गए, जिस तरह ये 1960s में मून की रेस थी, वो वैनिटी प्रोजेक्ट बन गया, इतना पैसा बेपनाह जाया किया, और बाद में उन्होंने रियलाइज भी किया, क्योंकि वो फिर 40 साल उसके बाद कहीं गए ही नहीं फिर से वापस चांद पे, हालांकि जा सकते थे, बट दे फाइनली रियलाइज कि इतने। सो वो ठीक है कि करें आप, अगर आप उससे एफिशिएंटली कर सकते हैं। अब जिस तरह अब मतलब टेक्नोलॉजी उस लेवल पे डेवलप कर गई है, जो रोवर मिशंस थी, आई थिंक दोज वर फैंटास्टिक। If you can do it in a reasonable way, but when you have limited resources and then you are deciding कि भाई ये किस basis पे करना है, and okay, are we going to have a situation in the future where we will need to have human habitation elsewhere? I think it's fine to start planning for it in the long run, but we shouldn't rush it to the point कि वो inefficient resource usage हो जाए, जिस तरह वो हमने lunar exploration पे किया। And अब जाके अब वो जो कर रहे हैं, is much better they're doing it for a fraction of the cost, now, and they're not even using the same technology, they're using actually quite अब ये जो SpaceX की जो अब नई technologies हैं for reusable rockets and all of that, I think that's fantastic, because we are reaching that point where we can have much more efficient usage of funds. But जहां तक systems का ताल्लुक है कि भाई हम as a species, are we going to colonize the solar system and all that? I think it's fine to keep it on the long term horizon, but I don't think we should be utilizing too many of our resources to do it at the point where we have so many other palpable problems, especially with human suffering being what it is. I do feel that we have to, part of being a systems thinker is resource allocation. And we have to figure out what kind of investments are going to pay off in the long run. I think जो आपका एक मैसेज है throughout the book that comes out कि बैलेंस, कि आपको जो है वो चीजों को जो है वो एक एक्सट्रीम या दूसरी तवाज़ुन, एक्सट्रीम हाँ पर नहीं होना जी। चाहिए। बिल्कुल, आई मीन आई थिंक वो मीज़ान जो है कांस्टेंट। ना वो, अब ये मीज़ान का लेसन हमारे साउथ एशियन कल्चर्स में, वेदर इन इस्लाम और हिंदुइज्म और Buddhism or any of the religious traditions, is also an interesting aspect for people to keep in mind. And I'm not, मैं कोई literally उस चीज को अगर नहीं कह रहा हूँ, मगर एक figuratively भी अगर आप देखें तो वो मीज़ान जो है वो एक बड़ा important concept है in so many ways, and it tells you, जैसे आप कह रहे हैं ना, कोई भी
नेचुरल सिस्टम के अंदर एक वो जैसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं कई लोग, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, दैट कीप्स कमिंग अप इन नेचुरल सिस्टम्स कि भाई अर्थ इज अ गोल्डीलॉक्स जोन. आई मीन द प्रोबेबिलिटी दैट life would evolve in this kind of context, it is in itself, चाहे आप उसको miracle कह लें या आप उसको कह लें कि भाई it is really quite an astounding achievement of probability. So वो उस हवाले से I think ये मीज़ान का concept is very important, balance in that regard, but it shouldn't be just a trite thing. And ये भी एक मैंने जो earthly order में जो चीज़ की है किताब में कि I've tried to say कि जी जो patterns हैं, जब हम कोई चीज़ भी देखते हैं या कोई हम कहते हैं कि भाई ये एक चीज एक कायदे से चल रही है, हर चीज में कोई एक्सेप्शन हो सकती है, और वो जो न्यूआंस है ना, वो एक्सेप्शन को भी अंडरस्टैंड करना, दैट इज पार्ट ऑफ साइंस. दैट्स व्हाट मेक्स साइंस सो exciting, because you find patterns, but then you also have to struggle against patterns in many cases. Maybe there is no unified theory, and that's okay. Then we have to figure out how to reconcile. नहीं, और आप इसकी बात भी करते हैं किताब में कि और इंसानों के पास भी एजेंसी है, सही डिसीजंस की भी और गलत डिसीजंस की भी, तो आई थिंक वो भी चीज साथ में आती है कि अगर कोई चीज जिस तरह से भी है हम उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसको जो है खराब भी कर सकते हैं, लेकिन तो उसके लिए ये जो आपका सोशल एस्पेक्ट है और पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, ये उसके अंदर आता है. वो किताब के एंड में वो 5 lessons हैं, one of the lessons I have there is order can be discovered and invented. That's right. I am not deterministic in saying that जो natural order is going to define human future. I mean, we call now in geological time, we're saying this is the Anthropocene. This is the age of a geological epoch of humans. So we have the agency to define order in a certain way. And that's why with climate change, too, conversation is now moving towards adaptation, much more so. But you can't just say that just mitigation is going to work. Or ये इस किस्म की भी conversations are not very helpful कि वो Pakistan will be uninhabitable. इतनी गर्मी हो जाएगी कि रह नहीं सकेंगे. अब ये भी this is actually this is a problem, because these are people who are being deterministic. आप अगर देखें तो न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों में सर्दियों में तो आप जिंदा नहीं रह सकते हैं without adaptive systems, right? You have heating systems. तो आप ये नहीं आप कह सकते कि जी लोग रह नहीं सकेंगे. We will just have to invest in adaptive systems, which will not be fun. They will require energy, but then we have to plan for that. So that's also part of this conversation. यार मैं मैसाचुसेट्स में हूँ, मुझे हर साल यही मैं सवाल उठाता हूँ दिसंबर जनवरी में कि यहाँ पे लोग क्यों रहते हैं. वो adaptive systems के through रहते हैं, और not just कि आजकल की technologies. I mean, Native Americans were living there 10,000 years ago through adaptive technologies. Human beings have been able to do it. So ये भी नहीं इसका मतलब है कि आप बैठ जाएंगे कि सब ठीक है, मगर you should be optimistic. यार बहुत शुक्रिया. और मुझे लगता है ये कि यार मैं तो मशवरा दूंगा कि अर्थली ऑर्डर के बाद जो है वो जो अगर ह्यूमंस जो है वो स्पेस में जाएं तो आपकी सीक्वल जो है वो और भी आ सकती है, सोलर सिस्टम ऑर्डर एंड थिंग्स लाइक दैट. मगर मैं कहूँगा कि बहुत बहुत आपका शुक्रिया आपके टाइम का. आई मीन विद अ प्लेजर. और ये गुफ्तगू जो है ये कई घंटों तक चल सकती है. लोगों के लिए अगर किताब को देखना हो तो इसमें नेचुरल साइंसेस के बारे में जिस तरह नेचुरल ऑर्डर की बात हुई, आपको इसमें टॉपिक्स जो है वो बॉर्डर इश्यूज जो हैं वो खाली सियाचिन के नहीं बल्कि पैलेस्टाइन के ऊपर जो है, पैलेस्टाइन इजराइल के जो इश्यूज हैं उसका भी जिक्र आएगा. गाया जो थ्योरी है कि पूरी जो हमारी दुनिया है वो उसमें क्या रेगुलेशन है या नहीं, उसका जिक्र आएगा. एवोल्यूशन के सिलसिले में पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, उसका डिस्कशन है. तो it's an amazing book. I mean, इतने मुख्तलिफ टॉपिक से डील करती है और उनको लिंक करने की कोशिश की है कि हम इन तमाम चीजें जिनका हमें पता है उन तमाम चीजों को हम किस तरह से जमा करें इंसानियत की बेहतरी के लिए, जमीन की बेहतरी के लिए. आई थिंक दैट इज द की थिंग जो कि आई रियली अप्रिशिएट. तो प्रोफेसर सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. बहुत शुक्रिया सलमान, प्लेजर. थैंक यू. और किताब का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा.